ठीक है बच्चों, मैंने बताया 42वां संशोधन 1976 लघु संविधान कहते हैं, मैं बातें बता चुका था। मौलिक कर्तव्य भी ऐड किस में हुए थे? 42वां संशोधन 1976 में। बहुत सारी बातें 42 संशोधन 1976 में ऐड हुए थे। अगला संविधान है बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन 44वां संशोधन 1978। इसमें क्या था? पहले संपत्ति का अधिकार होता था, उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, पहले मौलिक अधिकार आपके अनुच्छेद 12 से 35 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है बच्चों, और उनमें 19वें अनुच्छेद में आपका क्या था? संपत्ति का अधिकार था। 19वें के 7वें पार्ट में आपका संपत्ति का अधिकार था। फिर वो संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया? हटा दिया, और हटा के किस में डाल दिया? 300A में, 300A में। अब यहां बात करता हूं, क्योंकि 12 से 35 है मौलिक अधिकार, 300A में 12 से 35 नहीं आता, तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। मौलिक अधिकारों में क्या खास बात है? मौलिक अधिकार जो भी होंगे, अगर उनकी अवहेलना हो, उनका उल्लंघन हो, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जिसको संविधान की आत्मा बोलते हो, संविधान की आत्मा बोलते हो, उसके अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अगर इनकी अवहेलना हो तो क्या केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं मौलिक अधिकार की अवहेलना? नहीं, हाई कोर्ट में जाने का प्रोविजन भी है। हाई कोर्ट में जाने का प्रोविजन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हो। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो ये एक तो मौलिक अधिकार हो गए। फिर मैंने लिखे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संवैधानिक अधिकार, एक होता है कानूनी अधिकार लीगल राइट, एक होता है आपका वोटिंग राइट। अब इन्हें ध्यान से समझो बच्चों, मैं एक बात बोलता हूं, आराम से समझना। कोई भी अधिकार जो आर्टिकल 1 से लेकर 395 में दिया हो, आर्टिकल 1 से लेकर 395 में दिया हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होगा। जैसे मैं बात करूं, अब मैं बात करता हूं संपत्ति का अधिकार, तो 300A में तो है, 300A में है, इसका मतलब 395 के अंदर है। तो संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार तो हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार तो हुआ ही हुआ, हो गया भाई। अब मैं बात करूं, क्या मौलिक अधिकार हुआ? नहीं हुआ। मौलिक अधिकार होने के लिए कंडीशन चाहिए अनुच्छेद 12 से 35 में हो। किसमें? अनुच्छेद 12 से 35 में हो। इसीलिए संपत्ति का अधिकार पहले 19 में था, उसे हटा के 300A में कर दिया, तो वो मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु संवैधानिक अधिकार तो है, क्योंकि संविधान में वर्णन है। इसी प्रकार वोटिंग राइट 326 में दे रखी है। कौन से अनुच्छेद में? 326 में। तो वोटिंग राइट बताओ, 1 से 395 के अंदर है, तो संवैधानिक अधिकार तो वोटिंग राइट भी है। क्या मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 12 से 35 में लाई नहीं करता। बात समझ में आई या नहीं आई? और मौलिक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और अधिकारों के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये वोटिंग राइट है, संपत्ति का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, पर फंडामेंटल राइट नहीं है। पर ये लीगल राइट है। क्या है? लीगल राइट, क्योंकि इनके लिए प्रोविजन दे रखा है सरकार ने कानूनी रूप से प्रावधान। इस तरह बात करूं, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, वर्क करने का अधिकार। ये वर्क करने का अधिकार संविधान में वर्णित नहीं है, संविधान में वर्णित नहीं राइट टू वर्क। ये वर्क करने का अधिकार वैसे दे रखा है मनरेगा के तहत, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, फंडामेंटल तो है ही नहीं। पर ये राइट टू वर्क कैसा राइट हो गया बच्चों? राइट टू वर्क हो गया आपका लीगल राइट। कौन सा राइट? लीगल राइट। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI, ये संविधान में वर्णित नहीं है, परंतु मैंने बता दी भाई ये क्या है। ये जो है आपका कानून बना के दे रखी है, रिजोल्यूशन पास करके दे रखी है, आयोग बना रखे हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी क्या है? लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट नहीं है। इस पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है, मैंने आपको ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया आपका बच्चों। ठीक है भाई। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है 52वां संशोधन। मैंने कल पढ़ाया था 52वां संशोधन 1985 दल बदल अधिनियम। कौन सा अधिनियम? दल बदल अधिनियम। एक बंदा पार्टी छोड़ के जाए या 1/3 बंदे पार्टी छोड़ के जाए तो उस तरह के विलय को नल एंड वॉइड माना जाएगा। अगर पार्टी का सर्वे सरवा जाए वो भी नल एंड वॉइड माना जाएगा। अगर पूरी पार्टी जाती है, पूरी पार्टी का मतलब है 2/3 बहुमत जाता है, तो उस प्रकार के विलय को वैलिड माना जाएगा। जैसे मैं बात करूं जजपा, अगर जजपा के केवल 2 MLA जाते तो वो जजपा पार्टी का विलय वैलिड नहीं माना जाता।
ठीक है, जजपा के सारे बंदे जा रहे हैं या उसके 10 में से 7 जाते 8 जाते तो वैलिड रहता, अगर उसके 5 जाते तब भी वैलिड नहीं माना जाता। बात समझ में आई नहीं आई? चाहे मालिक जाओ चाहे ना जाओ, चाहे बंदा जाओ चाहे ना जाओ, मालिक की परमिशन चाहिए, मीन्स जो उसका अध्यक्ष उसकी परमिशन तो चाहिए, परंतु विलय कब माना जाएगा? जब 2/3 से ज्यादा हो। ये राजीव गांधी के समय में आया था 52वां संशोधन 1985। इसके अलावा बात करता हूं 61वां संशोधन 1989। 61वां संशोधन 1989, इसमें क्या बात करी थी? इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी। एक तो मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। कितने वर्ष कर दी थी? 18 वर्ष कर दी थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। दूसरा क्या था? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। क्या होता? देख, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जगह एक तो मुख्य आयुक्त, इसके अलावा 2 सहायक आयुक्त बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिए? 2 सहायक आयुक्त बढ़ा दिए। तो अब 3 इलेक्शनर कमिश्नर हैं, एक चीफ इलेक्शनर कमिश्नर है, 2 सहायक है। कौन से संशोधन में? 61वां संशोधन 1989। क्लियर बच्चों? इसके बाद हम बात करते हैं 73वां संशोधन। सबको पता है 73वां संशोधन 1992, जिसके तहत पंचायत बनी थी। 74वां संशोधन 1992, जिसके तहत नगर पालिका बनी थी। इनको डिटेल में पूरी क्लास दूंगा, एक नगर पालिका की जिसकी एक दिन डिसाइड करेंगे। उस दिन में जो मैं दिन डिसाइड करूंगा, एक बताएंगे आपको, एक दिन डिसाइड करके अगली या वीडियो किसी वीडियो में, उस वीडियो में मैं यहाँ पर बच्चे भी आएंगे, कुछ जो बच्चे भी आएंगे मेरे से मिलने आएंगे, उन बच्चों को भी, और उस दिन नगर पालिका की क्लास और पंचायत की पूरी क्लास दूंगा। जो बच्चे यहाँ पर आएंगे वो ऑफलाइन मोड में ले पाएंगे, और जो बच्चे नहीं आ पाएंगे वो ऑनलाइन मोड में लेंगे। ठीक है बच्चों, एक दिन डिसाइड करेंगे। उस दिन जो बच्चे मैंने बोले थे जिनको प्राइज देना है, उन बच्चों को प्राइज भी दूंगा। ठीक है, वो जल्दी ही दिन डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगले हफ्ते में करेंगे, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो उस दिन पूरी जो पंचायत है, पूरी पंचायत के बारे में, नगर पालिका के बारे में, और जो पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल, ना कोई 10 घंटे खाने, 3-4 घंटे में बिल्कुल राम कहानी क्लियर करके क्वेश्चन साथ में दे दूंगा। साथ में जो होगा वो हैंड रिटन अपने नोट्स साथ में लेकर जाएगा, पीडीएफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, प्रिंटेड फॉर्मेट में। आगे बात करते थे, 73 हो गया। इसके बाद 86वां संशोधन 2002। इस संशोधन में क्या हुआ था भाई? इस संशोधन में पहली बात तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा मौलिक कर्तव्य? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और क्या करा? इससे पहले अनुच्छेद 45 में था, अनुच्छेद 45 में था शिक्षा। ठीक है, उस शिक्षा को हटाकर यहाँ पर 46वें संशोधन में मौलिक कर्तव्य में जोड़ दी 6 से 14। ये 6 से 14 तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जोड़ दी, 21A बना दिया। क्या बना दिया? 21A। पहले अनुच्छेद 45 देखो, 12 से 35 फंडामेंटल राइट थे, 36 से 51 जो थे आपके डीपीएसपी थे। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अनुच्छेद 45 में था पहले 6 से 14 तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा हो, फिर वहां से हटाकर किस में डाल दिया? 21A। 21A में डालने के मतलब किस में आ गया? 12 से 35 में आ गया, फंडामेंटल राइट बन गया। कब बना? 86वां संशोधन 2002 में बना। 86वां संशोधन 2002 में बना। क्लियर बच्चों? और इसी के टाइम पर 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड कराया था कि माँ बाप की जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को प्राइमरी शिक्षा जरूर से भी जरूर कराएं। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको फंडामेंटल वो बताए थे आपके संशोधन। और भी संशोधन है, वो पॉलिटी की जो 3 घंटे क्लास लूंगा उसमें बताऊंगा। ये संशोधन इसलिए करा दी क्योंकि ये विकिपीडिया में मैंने मेंशन कर रखे थे, उस समय के लिए इंपॉर्टेंट थी। अब मैं बात करूं कुछ हरियाणा के मुख्यमंत्री, सारे विकिपीडिया मेंशन, उनके सन वगैरह, उनसे संबंधित कुछ चीजें बता देता हूं मैं। जैसे मैं पहली बात करूं, पहला तो भगवत दयाल शर्मा थे, दूसरा कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। जोड़ तोड़ करके राव वीरेंद्र सिंह सरकार बन गए थे। बाद में राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा विशाल पार्टी भी बनाई थी। राव वीरेंद्र सिंह के समय पहला राष्ट्रपति शासन लग गया था हरियाणा में। 3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया। पहला कब लग गया था? राव वीरेंद्र सिंह के समय 20 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968। ठीक है, पहला राष्ट्रपति शासन। फिर चलते रहे थे। उसके बाद जब भी राष्ट्रपति शासन लगा तभी एक लाल मैदान में आ गया। तभी एक लाल क्या आ गया? मैदान में। पहला राष्ट्रपति शासन हटने के बाद बंसीलाल पहले सीएम बने। बंसीलाल क्या बने? पहले सीएम बच्चों। ठीक है, 1975 तक इमरजेंसी तक क्या रहे? बंसीलाल रहे। फिर उसके बाद क्या बन गए? बनारसी दास गुप्ता। ये जनता दल के मेंबर थे बनारसी दास गुप्ता। ये भाई क्या है? आपके विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। कौन? बनारसी दास गुप्ता हरियाणा में। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करें, बंसीलाल जी तो शाम से थे
और जो ये बनारसी दास गुप्ता भिवानी से थे, जो आपके भगवत दयाल शर्मा जी झज्जर से थे, ठीक है, और राव वीरेंद्र सिंह वैसे तो बात करें रेवाड़ी, परंतु उनकी जो विधानसभा थी वो पटौदी थी। कौन सी थी बच्चों? पटौदी थी। अब मैं बात करूं तो सेकंड जो राष्ट्रपति शासन लगा वो बनारसी दास गुप्ता के समय लगा। किसके समय लगा? बनारसी दास गुप्ता के समय। सेकंड 30 अप्रैल 1977 से लेकर 20 जून 1977। तो पहला तो लगा था 67 में। कब लगा था? 67 में। खत्म कब हुआ था? 68 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नवंबर 1967, 21 मई 1968। दूसरा कब लगा? 30 अप्रैल 1977 और 20 जून 1977। फिर उसके बाद फिर शासन में बना, जैसे राष्ट्रपति शासन लगा एक लाल मैदान में आ जाएगा। दूसरा कौन सा लाल बना बच्चों? देवीलाल भट्टू कला से। भट्टू कला कहाँ पर है बच्चों? फतेहाबाद। वैसे देवीलाल सिरसा से हैं, मैं उस टाइम पे जो उनके एमएलए की सीट थी वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भाई 77 से लेकर 79 तक देवीलाल रहे। उसके बाद भाई भजनलाल बने, एक बार सीएम कौन बने? भजनलाल बने। फिर जाके बंसीलाल दोबारा बने, इनके सन देख लेना। फिर देवीलाल साहब बने, फिर ओम प्रकाश चौटाला बने। अब एक बार फिर ओम प्रकाश चौटाला के समय 23 मार्च 1991 से लेकर 6 अप्रैल 1991, 23 मार्च 1991 से लेकर 6 अप्रैल 1991 तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा। मैंने बोला देखो, पहला राष्ट्रपति शासन लगा बंसीलाल सीएम बन के आया, दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा बनारसी दास गुप्ता के समय देवीलाल बन के आया, तीसरा ओम प्रकाश चौटाला के समय बना, अब की बार भजनलाल बन के आया। कौन बन के आया? भजनलाल बन के आया, ठीक है बच्चों। भजनलाल के बाद फिर बंसीलाल, फिर ओम प्रकाश चौटाला, 2 बार ओम प्रकाश चौटाला रहने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार, अब कौन रहे? 2 बार मनोहर लाल खट्टर। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 3 बार अलग अलग क्या आए? लाल निकल के आए। पहले राष्ट्रपति शासन के बाद कौन? बंसीलाल। किसके समय लगा? राव वीरेंद्र सिंह के समय। दूसरा राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा? बनारसी दास गुप्ता के समय। कौन आया? देवीलाल। तीसरा राष्ट्रपति शासन ओम प्रकाश चौटाला के समय आया। कौन बन के आया? भजनलाल। ठीक है बच्चों, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए। अब एक पॉइंट और लिख लो, जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे बच्चों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राष्ट्रपति थे बीडी जती। कौन थे बच्चों? बीडी जती। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा उस समय थे आर वेंकट रमन। ठीक है बच्चों, पहला कब लगा था? 1967 में, तो जाकिर हुसैन थे। दूसरा जो लगा वो आपका 1977 में, उस समय कौन थे? बीडी जती थे। तीसरा जो लगा 1991 में, उस समय आर वेंकट रमन थे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन था वो सबसे बड़ा था, दूसरा जो राष्ट्रपति शासन था वो सबसे छोटा था। ठीक है बच्चों, ये मैंने बात करी भाई। अब मैं कुछ सीमों के बारे में बात करूँ, फास्ट करना, क्योंकि विकिपीडिया में एज इट इज मेंशन है। अब विकिपीडिया के जो मैं पेज दे रहा हूँ उनको जो मैं बोल रहा हूं केवल उतना पढ़ना है, क्योंकि उससे पहले वो चीजें अपडेट नहीं है। जो अगर मान लो मैंने विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी बता रखे हैं तो वे क्या बच्चों उसमें पुराने हैं, तो वो नहीं पढ़ने हैं। जितना मैं बोल रहा हूं उतना पढ़ना है, बस दोबारा बता रहा हूं, कोई पुराने याद कर दो। जैसे मैं जो निर्दलीय विधायक है उनके बता रखे, वे निर्दलीय विधायक अब की बार अलग आगे है। जो पूरा करंट अफेयर है उनकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, पॉलिटी करंट अफेयर क्या बनाऊंगा? पॉलिटी करंट अफेयर। उसमें जितने भी आयोग होंगे नेशनल के और हरियाणा के जितने भी आयोग हैं, HSSC, HPSC, कैग वैग, सबके कौन नया बना, किस तरह का क्या सिस्टम था, हरियाणा में मंत्रिमंडल में कौन नया है, वो बिल्कुल लास्ट डेट से मैं बढ़ाऊंगे ताकि कोई नया चेंज हो जाए तो आपको इजीली उसको क्रैक कर पाओ। बात समझ आ गई नहीं? आगे ये है पास्ट का जो पॉलिटी, जो पास्ट में चेंज नहीं होती। जो अगर पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा बेरीवाले भाई, दूसरे सीएम भाई मैंने बता दिया राव वीरेंद्र सिंह भाई, ठीक है, 224 दिन, पहले 143 दिन रहे थे। हरियाणा के फर्स्ट नियुक्त सीएम, मतलब जिनकी क्या हुई थी? नियुक्ति हुई थी, चुनाव हुए थे, वो चुनाव के थ्रू जो नियुक्ति हुई थी वे कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। भजनलाल वैसे ही बना दिए थे, उनका चुनाव नहीं हुआ था क्योंकि पहले पंजाब में चुनाव हुआ था, हरियाणा में नहीं। पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी कौन बने? राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, वर्तमान सीएम कौन? मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, व्यक्ति के तौर पे कौन से हैं भाई? ये 10वें व्यक्ति। कौन से व्यक्ति? 10वें व्यक्ति। अब मैं बात करूं सबसे ज्यादा बार सीएम कौन बने? ओम प्रकाश चौटाला जी। कौन बने? ओम प्रकाश चौटाला जी 5 बार बने हैं भाई। सबसे लंबा कार्यकाल सीएम के तौर पे किसका रहा? देखो, सीएम के तौर का कार्यकाल मतलब है सीएम की कुर्सी पे जो घने दिन बैठा, सीएम की कुर्सी पे जो घने दिन बैठा वो बैठा भजनलाल। कौन बैठा बच्चों? भजनलाल। और लगातार सबसे लंबा कार्यकाल पूछे, लगातार सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। लगातार सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। ओवरऑल दिन काउंट करें तो किसके? भजनलाल के बच्चों। सबसे छोटा कार्यकाल पूछे तो ओम प्रकाश चौटाला का, एक बार 6 दिन के लिए बनाया था भाई, सब 6 दिन के लिए बनाया था। ठीक है बच्चों, हरियाणा में 4 लाल हो गए,
कौन से भाई? बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, मनोहर लाल। हरियाणा ताऊ देवीलाल 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बने भाई वीपी सिंह के समय। और ये जो सीएम क्या नाम था उसका, यूपी के थे, नहीं देवीलाल की बात कर रहा हूँ। देवीलाल जी 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे बच्चों, वीपी सिंह और एक था चौधरी चरण सिंह। वीपी सिंह और चौधरी चरण सिंह के समय पर क्या बने थे? चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे बच्चों। राष्ट्रपति शासन 3 बार, 1967 में और भाई 1977 में, 1991 में। क्लियर। तो सबसे छोटा कार्यकाल एज ए सीएम देखो तो बनारसी दास गुप्ता का बच्चों। हुकम सिंह भी बने थे पर वो एक्टिंग थे हुकम सिंह, इसलिए काउंट नहीं करते हम इसको, इसलिए बनारसी दास गुप्ता का काउंट करते हैं। वैसे हुकम सिंह का है परंतु वो एक्टिंग थे बच्चों, ठीक है, इसलिए उनको लिखाया भी नहीं गया। अब मैंने विकिपीडिया में इन सभी के बारे में, उनका गाँव कौन सा है, कितने साल क्या रहे, वो दे रखा है, वो तुमने खुद पढ़ लेना बच्चों। उस पर मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, वो तुमने खुद पढ़ लेना है। जो इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है वो दूर कर रहा हूँ तुम्हारी, ताकि कोई डाउट ना पड़े बच्चों, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हरियाणा के राज्यपालों की। पहला राज्यपाल कौन बना भाई आपका? सबको पहला धर्मवीर। जब हम हरियाणा बना जब सबसे पहला राज्यपाल बना धर्मवीर। उसी के बाद जो दूसरा राज्यपाल बना वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, वो सेकंड राज्यपाल भी था और लगातार 2 प्लान रहा था और सेकंड राज्यपाल भी था। सबसे लंबा कार्यकाल भी था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का, 1968 से लेकर 1976 तक। 2 राज्यपाल ऐसे जिन्हें गड़बड़ करी थी। एक तो था गणपत देव जी तपासे ने क्या गड़बड़ करी थी? 1982 में जब चुनाव हुए थे तो भजनलाल कम सीट लेकर आया था, देवीलाल ज्यादा सीट लेकर आया था, फिर भी भजनलाल को ऑफर कर दिया और भजनलाल ने जोड़ तोड़ की सरकार बना ली। इसीलिए फॉक्स ऑफ पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? फॉक्स ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं भजनलाल को, और लाइन ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं देवीलाल को। तो तपासे जी ने गड़बड़ करके बनाया था। फिर एक बार ओम प्रकाश चौटाला के टाइम पर गड़बड़ हुई थी, जब गड़बड़ करी थी धनिक लाल मंडल ने। तो 2 राज्यपालों को हरियाणा की अस्थायी सरकारों का जनक कहते हैं। तपासे की आजा भाई, वो डीप एग्जाम अंदर पूछ सकता है किसको ऑफर कर दी थी? बस भजनलाल को। देवीलाल की ज्यादा सीट थी 1982 के आम चुनाव में। और भाई इसमें बात करूं तो जब ओम प्रकाश चौटाला के टाइम पर किसने करी? धनिक लाल मंडल ने, ठीक है बच्चों। सबसे छोटा कार्यकाल अगर किसी राज्यपाल का रहा हो तो ओम प्रकाश वर्मा का। सबसे लंबा कार्यकाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का बता दिया बच्चों। वर्तमान जो राज्यपाल है वो सत्यदेव नारायण आचार्य भाई, ठीक है बच्चों। ये 16वें राज्यपाल है। कितने बच्चों? 16वें राज्यपाल, ठीक है। 2 बार कार्यकाल रहा, अगर ऐसे कार्यकालों काउंट करो 17वें, क्योंकि परंतु कार्यकालों काउंट करने की 16वें राज्यपाल, ठीक है। अब इसके बाद मैं राज्यपालों के बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूं। अनुच्छेद 53 के अनुसार जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति का जो पद होता है अनुच्छेद 53 के अनुसार कि वो इस हमारे देश का क्या होता है? सर्वोच्च होता है। वो देश का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, कार्यकारी सभापति होता है। इसी प्रकार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष या कार्यकारी सभापति कौन होता है बच्चों? राज्यपाल, ठीक है बच्चों। एक जिस प्रकार अनुच्छेद 53 में बताया राष्ट्रपति के बारे में, इसी प्रकार अनुच्छेद 154 में किसके बारे में बताया? राज्यपाल के बारे में। संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। एग्जीक्यूटिव हेड भी बोलो और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोलो। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड देश का कौन हो गया भाई? यूनियन का राष्ट्रपति। और एग्जीक्यूटिव हेड भी कौन हो गया? राष्ट्रपति। इसी प्रकार राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एग्जीक्यूटिव हेड, कार्यकारी हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन हो गया? राज्यपाल। वो अनुच्छेद 53 में वर्णित है, अनुच्छेद 154 में वर्णित है। मैं एक बात बताता हूं, जिस प्रकार केंद्र के जितने भी आयोग है ना, उन सब की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक बात सुन लो, राज्य में हाईकोर्ट होता है। क्या होता है राज्य में? हाईकोर्ट को छोड़ के, किसको छोड़ के? हाईकोर्ट को छोड़ के। अदरवाइज राज्य में कुछ भी होगा तो सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। परंतु हाईकोर्ट के जज की और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जो तुम कुछ भी कर लो भाई, राज्य मानवाधिकार आयोग है, इस प्रकार केंद्र का मानवाधिकार कैग जो होता है वो केवल सेंटर में होता है, राज्य में नहीं होता। कैग केवल किसमें होता है? सेंटर में होता है। अदरवाइज जो भी होगा राज्य में या सेंटर में। जो चुनाव आयोग राज्य में भी है, चुनाव आयोग सेंटर में, सेंटर वाला राष्ट्रपति करेगा, राज्य वाला कौन करेगा? राज्यपाल। सिंपल से फंडे से कंसेप्ट वाइज याद रख क्या करो कि न छोड़ दो, हाईकोर्ट ने छोड़ दो। किन्हें छोड़ दो बच्चों? हाईकोर्ट ने छोड़ दो। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की भाई कितने वर्ष की आयु चाहिए? मिनिमम 35। मिनिमम कितनी चाहिए? 35। राज्यपाल की और राष्ट्रपति की दोनों की कितनी चाहिए बच्चों? 35, ठीक है। और भाई मैंने बताया लोकसभा के सदस्य की 25, कितनी? 25। और राज्यसभा के सदस्य की 30। अब बताओ, लोकसभा का कोई भी सदस्य सीएम बढ़ सकता है? बढ़ सकता है। तो सीएम कितनी उम्र में बढ़ सकता है? 25 में। सीएम भी 25 में और पीएम भी बताऊं, लोकसभा बोल दी मैंने। लोकसभा का कोई भी सदस्य पीएम बढ़ सकता है। इसी प्रकार एक विधानसभा राज्य में होती है, विधानसभा कोई भी सदस्य सीएम बढ़ सकता है।
तो पीएम की उम्र कितनी हो सकती है? 25। और सीएम की उम्र भी कितनी हो सकती है? 25। परंतु राष्ट्रपति के लिए मिनिमम उम्र कितनी है? 35। और लोकसभा के सदस्य के लिए मिनिमम उम्र कितनी है? 30। क्लियर कंसेप्ट। और कोई भी व्यक्ति 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए बगैर लोकसभा का सदस्य बने भी 6 महीने तक पीएम या मंत्री बन सकता है। राजीव गांधी जी बनाए थे, उस समय वो सदस्य नहीं थे, इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी तो वो प्रधानमंत्री बना दिए थे। फिर 6 महीने के अंदर अंदर उसको कोई चुनाव जीत को आना पड़ेगा, चुनाव जीत कर आना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा के थ्रू आ जाए, चाहे वो राज्यसभा के थ्रू आ जाए, किसमें? प्रधानमंत्री बनने के लिए। इसी प्रकार किसी को भी, जो अपने यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, इनको क्या बना दिया? सीएम। ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे, उस समय एमपी थे, परंतु सीट खाली कराएगी, फिर इनको क्या बनाएगा? विधानसभा का सदस्य, एमएलए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो कोई बन सकते हैं कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ये मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। अब मैं बात करता हूँ राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। छोटी बात बता रहा हूँ क्योंकि विकिपीडिया मेंशन है, तो पढ़ते हुए आपको आसानी आ जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। भाई राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं भाई, उनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 238 सदस्य चुनाव के थ्रू होते हैं। चुनाव कौन करता है? राज्यों के थ्रू चुनाव होता है। कैसा? राज्यों के थ्रू चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष। जैसे मैं बात करूं, हरियाणा में 5 सीट है। हरियाणा कितनी सीट है भाई? 5 सीट है। यूपी में सबसे ज्यादा सीट है भाई, ठीक है, यूपी सबसे ज्यादा सीट है, 31 सीट है। हरियाणा में 5 का मतलब जिस प्रकार हरियाणा में उस राज्य की सरकार आ रही है, जो कर मान लो भाजपा के 40 आ रहे हैं, 10 जेजेपी के आ रहे हैं, कांग्रेस के 20-30 आ रहे हैं, अरे एक इनेलो का आ रहा है, तो सीटों का बंटवारा उसी तरह से हो जाएगा भाई। 2 सीट किसे दे देंगे भाई? 3 सीट किसे दे देंगे? 3 से लेकर 4 सीट बीजेपी को दे देंगे, 1 से लेकर 2 सीट किसको दे देंगे? कांग्रेस को दे देंगे। इसी प्रकार 2-3 बीजेपी के चले जाएंगे, 2 किसका चला जाए? कांग्रेस के। इसी प्रकार राज्य के जो दल हैं, जिस प्रकार राज्य में सरकार चला रहे, उन्हीं के अनुपात में राज्यसभा में अपने सदस्यों को भेजते हैं। इसीलिए राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि करती है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन। ये कभी भंग नहीं होता भाई, क्योंकि राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तर्ज पे बना है। किसकी तर्ज पे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड कहाँ की? हाउस ऑफ लॉर्ड किसको कहते हैं भाई? अंग्रेजों में, ब्रिटेन की जो सभा है, जिसमें जो उच्च वर्ग के बंदे चुन के आते हैं, उनको राज्यसभा की तर्ज पे बनाया गया है। वो भी कभी भंग नहीं होती, और अपने यहाँ की राज्यसभा भी कभी भंग नहीं होती। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और 6 वर्ष के होने के साथ साथ हर 2 साल में, कितने? हर 2 साल में 1/3 सदस्यों को क्या कर देते हैं? रिप्लेस करते रहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? ये मैंने किसके बारे में बताया? राज्यसभा के बारे में। ठीक है बच्चों। अब मैं बात करता हूं बच्चों लोकसभा। लोकसभा में वैसे अधिकतम सीट तो 552 हो सकती हैं। तो कितनी? 552। वर्तमान में कितनी है? 545। इनमें से 543 तो चुनाव के थ्रू आते हैं। किसके थ्रू? चुनाव के थ्रू। 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं? मनोनीत। 2 क्या होते हैं बच्चों? मनोनीत। ये एंग्लो इंडियन समुदाय से, इनके ऊपर भी बात चल रही है कि इनको मनोनीत करने की बजाय इनको भी कुछ किया जाए। एंग्लो इंडियन समुदाय से ये 2 सदस्य जो मनोनीत होते हैं। ठीक है बच्चों। ये मैंने किसके बारे में बताया? लोकसभा के बारे में। इसका ये भंग भी हो सकती है, ये सरकार के लिए उत्तरदायी भी होती है। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता, उसका 6 वर्ष का होता था। ये हाउस ऑफ कॉमन की तर्ज पे बनाया गया। किसकी तर्ज पे? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन की तर्ज पे बनाया गया भाई। बात समझ आई? ठीक है बच्चों, हाउस ऑफ कॉमन की तर्ज पे बनाया है। इसको अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और राज्यसभा को अमेरिका में कहते हैं सीनेट। क्या कहते हैं? सीनेट। अपने यहाँ पे जिसको संसद कहते हैं हम, क्या कहते हैं अपने यहाँ पे? संसद। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है। उसको ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं। ब्रिटेन में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। और अमेरिका में कहते हैं कांग्रेस। अपने यहाँ कांग्रेस पार्टी है, वहाँ की संसद का नाम क्या बच्चों? कांग्रेस। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब आ जाओ आगे। लोकसभा जो है वो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत गठित होती है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किसका गठन दे रखा है? लोकसभा का। ठीक है। अब मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेशों से, 22 की बात करी। 22 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। जो अपनी यूटी है उससे कितने सदस्य आते हैं? 22। ठीक है। और मैंने बताई भाई 94वां संशोधन 1900 लोकसभा के सदस्य की आयु बता दी मैंने कितनी वर्ष होती है? 25 वर्ष। लोकसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में 2 बार तो जरूर होना चाहिए। और एक सदस्य 60 दिन तक बगैर बताए रह सकता। अगर 60 दिन तक बगैर बताए वो रह सकता, अगर 60 दिन के बाद नहीं बताई तो उसके खिलाफ नोटिस जारी कर सकते हैं और उसकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं बच्चों।
ठीक है। पहले जो लोकसभा, अच्छा, जब लोकसभा नई चुन के आती है तो उसके अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति करता है। कौन करता है? बुजुर्ग व्यक्ति। इस प्रणाली को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। क्योंकि नए चुनाव का अध्यक्ष, क्योंकि देख लोकसभा को चलाओगा लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा को चलाओगा राज्यसभा का अध्यक्ष। नए चुन का आई तो नई चुनने आने का तो उन बंदों में से एक को हेड चुनना है। भाई कौन हेड चुनेगा? जो उस चुनी ओर में से, जो उस चुनी ओर में से बड़ी उम्र का बंदा होगा। किसका उम्र का? बड़ी उम्र का बंदा वो चुनाव करा देगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे जीती हुई का हो, चाहे हारी हुई का। फिर वो चुनाव कराने के बाद उस स्पीकर को बोलते प्रोटेम स्पीकर। और जो बंदे पिछली लोकसभा में थे अगली में नहीं है, मतलब वो लंगड़े रह गए। लंगड़े का मतलब नहीं बोलते लेम डक सेशन। कौन सा? लेम डक सेशन। पुरानी में थी, नए में चुन के नहीं आए, लेम डक सेशन। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार जो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष था वो जीवी मांगोलंकर था। जीवी मांगोलंकर। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो चुनी हुई पार्टी में से होता है। किसमें होता है बच्चों? चुनी हुई पार्टी में से। और उपसभापति जनरली चुनी हुई में से भी हो सकता है और दूसरी में से भी हो सकता है। उपसभापति जो आपका पहली विधानसभा का वो था अयंगर। कौन था बच्चों? अयंगर। और सभापति जो था जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। ठीक बच्चों। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है। किस में आता है? केवल लोकसभा में आता है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। ठीक है बच्चों। अब मैं बात बताऊं, राज्यसभा का गठन 1952 में 250 मैंने बता दी भाई सीटें, 238 मनोनीत और 12 कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। ठीक है। इसके अलावा भाई मैंने बता दी राज्यसभा में राज्यों के थ्रू चुनाव करके भेजा जाता है। ठीक है। इसकी आयु 30 वर्ष होती है। लोकसभा की आयु कितने वर्ष होती है? 25 वर्ष। ठीक है। 1/3 सदस्यों वाला मैंने पॉइंट बता दिया। राज्यसभा में 2 बिलों पे शक्ति नहीं होती, धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक और वित्त विधेयक में कोई राज्यसभा के पास शक्ति नहीं होती। वे केवल उसको 14 दिन तक रोक के रख सकते हैं। बस किसी टाइम पर 14 दिन के ऊपर रोक के रख सकते हैं और अपनी सिफारिशें भेज सकती है, इसमें कुछ बदलाव हो जाए। और लोकसभा की मर्जी उन बदलाव को मानने या ना मानने। परंतु राज्यसभा के पास 2 बिलों की शक्ति होती है। मैंने बताया था अनुच्छेद 312 जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में प्रोविजन है, और अनुच्छेद 249 जिसमें कोई 2 या 3 राज्य मिलके संसद को आग्रह कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या बनाओ, बिल बनाओ बच्चों। इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करता हूं हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्षों के बारे में, भाई सन्नो देवी हरियाणा की पहली प्रथम अध्यक्ष थी और ये महिला भी थी। तो किसी भी देश में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? सन्नो देवी। अगर सेकंड की पूछें तो अपने कौन सा था बच्चों? जो सेकंड था राव वीरेंद्र सिंह। और ये क्या था? सीएम भी रह चुका है। क्या भी रह चुका है? सीएम भी रह चुका है। दूसरा ही सीएम था, दूसरा है अध्यक्ष। दूसरा है सीएम, दूसरा है अध्यक्ष। भाई कौन? राव वीरेंद्र सिंह। भाई हरियाणा विशाल पार्टी इसने बनाई थी, या पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष पूछ सकते हो बच्चों। सबसे ज्यादा जो अवधि रही है अध्यक्ष के तौर पर वो रही है सरदार तारा सिंह की। किसकी बच्चों? सरदार तारा सिंह की। सबसे छोटी जो सबसे ज्यादा बार जो बनने वाला वो हरमिंदर सिंह चड्ढा बच्चों। हरमिंदर सिंह चड्ढा। सबसे कम अवधि का जो अध्यक्ष रहा वो राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह भाई। ठीक है बच्चों। अब एक जो है मंडल कितने हैं सबको तो आप कर लोगे। मंडल कितने, खंड कितने, ब्लॉक कितने, ये पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। किसमें क्या क्या आता है वो आप इजीली कर लोगे। तो मंडल खंड कराने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वो आप एक बार देख लोगे तो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं आओ तो मुझे बता देना, मंडल खंड में करा दूंगा। अब न्यायपालिका से संबंधित चीजें देखते हैं। न्यायपालिका और चंडीगढ़ और पढ़ते हैं। 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, हरियाणा और पंजाब का दोनों का संयुक्त हाईकोर्ट है। अभी भी इकट्ठा चले आनंद है। कहाँ पर है भाई? ये चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में, जिसके शिल्पकार कौन थे? फ्रांस के शिल्पकार थे ली कुबरजी। क्योंकि चंडीगढ़ को मोस्टली को किसने बनाया था? ली कुबरजी ने। तो वहाँ के फ्रांसीसी थे भाई ली कुबरजी। ठीक है। चंडीगढ़ और हरियाणा के हाईकोर्ट के। भाई 1915 का जो अधिनियम था उसके तहत बनाया था भाई ये हरियाणा हाईकोर्ट। 1919 में फिर ये बनाया था लाहौर में बच्चों। कौन सी भाई? लाहौर में। ठीक है। अपना हरियाणा पंजाब का हाईकोर्ट 1919 में लाहौर में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1919 के तो लाहौर में बन चुका था हरियाणा पंजाब अधिनियम के तहत। प्रमुख न्यायाधीश और उच्च न्याय, आज़ादी के समय जो न्यायाधीश थे, जब हमारी आज़ादी हुई उस समय जो न्यायाधीश थे वो थे रामलाल जी। कौन थे? रामलाल जी। कहाँ के? रेवाड़ी के। ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और जिस समय संविधान सभा लागू हुई 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था बच्चों, उस समय न्यायाधीश थे एरिक बेस्टन। कौन थे? एरिक बेस्टन। 1947 में था रामलाल रेवाड़ी का, फिर अंग्रेज था एरिक बेस्टन। जिस समय हरियाणा अलग हुआ तो 1966 में हरियाणा जो अलग हुआ उस समय न्यायाधीश थे मेहर सिंह जी। कौन थे न्यायाधीश? मेहर सिंह जी। तो जब पहली बार आजाद हुआ जब रामलाल,
ठीक है बच्चों। और जब संविधान बना जब एरिक बेस्टन, और जब मैंने बताया भाई चंडीगढ़ अलग हुआ, मतलब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, जब कौन था भाई, न्यायाधीश मेहर सिंह। विनोद कुमार राय जो कैग भी रह चुके, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वे भी हरियाणा में न्यायाधीश रह चुके हैं भाई। RC लोढ़ा, RM लोढ़ा जिन्होंने मैच फिक्सिंग के लिए बनाई थी, और मुदगिल, ये दो इंपॉर्टेंट जस्टिस है जो कहाँ से रह चुके हैं, हरियाणा से। क्वेश्चन आज इनमें से कौन से हरियाणा में रह चुके हैं बच्चों, RM लोढ़ा, मुदगिल और भाई कैग विनोद राय। अब जो है भाई अपने वर्तमान के कौन है, रविशंकर जहाँ, कौन है बच्चों, रविशंकर जहाँ अभी वर्तमान के जो अपने क्या हैं, हरियाणा कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं बच्चों। ध्यान देने वाली योग्य बातें सुन लो। हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय जो था, मैंने बताया 1915 के 1919 का अधिनियम, बोलो 1919 के अधिनियम के तहत बना था। 1915 में प्रस्तावना आई थी और 1919 के अधिनियम के तहत बना था। अधिनियम 1919 आ जा, वो डेट आ जा तो 1915 आ जा। ठीक है बच्चों। अगली बात करूं, फिर क्या हो गया था, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उसको लाहौर में तो रख नहीं सकते, फिर इसको कहां ट्रांसफर कर दिया था, शिमला। तो 15 अगस्त 1947 को कहां ट्रांसफर कर दिया, शिमला। फिर 17 जनवरी 1955 को शिमला से कड़े ले आए चंडीगढ़। तो 3 पॉइंट हो गए, पहले बना लाहौर में था, फिर आज़ादी के समय शिमला ले आए थे, और फिर 17 जनवरी 1955 को क्या ले आए थे, चंडीगढ़। 1955 में RBI भी आई थी, RBI का नाम SBI का नामकरण हुआ था, किसका, SBI। ठीक है बच्चों। सर्वाधिक सबसे लंबे सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, अमरनाथ भंडारी। कौन है बच्चों, अमरनाथ भंडारी। और सबसे कम देर रहने वाले देवी सिंह तेवतिया। सबसे कम रहने वाले कौन है, देवी सिंह तेवतिया। ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो भाई सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह सके, तीरथ सिंह ठाकुर। कौन, तीरथ सिंह ठाकुर, जो हरियाणा से गए थे, वहां रहे थे। पहली जो मोबाइल कोर्ट है भाई गांव में जाके फैसला करा, वो मेवात में। कौन सी, मेवात में। पर्यावरण न्यायालय, जो पर्यावरण से संबंधित हरियाणा में 2 न्यायालय हैं, फरीदाबाद और हिसार में। फरीदाबाद और हिसार में 2 पर्यावरण से संबंधित न्यायालय हैं। अगर मैं बोलूं परिवार कोर्ट के बारे में बात करूं, तो पारिवारिक न्यायालय के बारे में बात करूं, तो हिसार में, भिवानी में, फरीदाबाद और गुड़गांव में, ये परिवार से संबंधित। ठीक है। अब मैं बात करता हूं लोकायुक्त। वर्तमान के लोकायुक्त कौन है, नवल किशोर अग्रवाल। कौन है बच्चों, नवल किशोर अग्रवाल। लोकायुक्त के हैं, सरकारी महकमों में करप्शन है तो करप्शन को देखने के लिए कि करप्शन किस तरह का हो रहा है, उन करप्शन के लगाम लगाने के लिए, सिटीजन चार्टर से बिल करने के लिए इतने दिन में ये काम हो जाए। तो लोकायुक्त की जन्म धारणा कहां से आई, स्वीडन से, क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्री सबसे अच्छी है वर्ल्ड में काम करने के लिए। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन से लोकायुक्त की अवधारणा आई, जिसे ओम्बड्समैन भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं, ओम्बड्समैन भी कहते हैं। हरियाणा के पहले जो लोकायुक्त थे वो प्रीतम पाल थे, प्रीतम पाल सिंह। और वर्तमान में कौन है, नवल किशोर अग्रवाल। ठीक है बच्चों। ये हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। जनरली लोकायुक्तों को हाईकोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह को ही बनाते हैं। ठीक है बच्चों। नवल किशोर अग्रवाल 24 जुलाई 1952 को पैदा हुए बहरोड राजस्थान में। कहां पर बच्चों, बहरोड राजस्थान में। भ्रष्टाचारों को दूर करने के लिए लोकायुक्त का पद सृजन किया था 1999 में। ठीक है बच्चों। अगली बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, पंचायती राज की। मैंने बताया पंचायती राज बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, सारा वो जिस दिन मैं बुलाऊंगा उस दिन पूरी डिटेल में पंचायती राज आपको कराया जाएगा। अब चंडीगढ़ को देख लेते, चंडीगढ़ किस प्रकार का हरियाणा से रिलेटेड। चंडीगढ़ एक नजर में देखो तो 114 वर्ग किलोमीटर फैला हो। कितने वर्ग किलोमीटर में, 114 वर्ग किलोमीटर में। मील में पूछे तो 44 वर्ग मील चंडीगढ़। भाई जिले तहसील नगर एक है भाई, चंडीगढ़ में कोई स्पेशल डिस्ट्रिक्ट नहीं बांट रखी हैं। लोकसभा की सीट भी एक है। गांव पूछे तो लगभग 24 हैं। गांव की तो कितने, लगभग 24 है। सेकंड जनसंख्या गंतव्य आती है, पहले पे किसकी, दिल्ली की। राज्य में पहले किसकी, बिहार की। सेकंड जनसंख्या गंतव्य किसकी आती है, दिल्ली की 11,000 से क्रॉस करती है। चंडीगढ़ की 9,252 है, 9,252 है। हरियाणा की 583 से बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों। ये साक्षरता बहुत अच्छी है, 86.43, लगभग 86.5% जनसंख्या साक्षरता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली जनसंख्या नगरीय है, लगभग 97.25% क्या है, नगरीय जनसंख्या। वो छोटे मोटे गांव हैं, छोटे मोटे। ठीक है बच्चों। अब मैं बात करूं, मुख्य भाषा हिंदी और पंजाबी है, क्योंकि पंजाब से टच है हिंदी में, पंजाबी ज्यादा है। पंजाब का राज्यपाल श्री चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। हरियाणा वाला नहीं, पंजाब के राज्यपाल को बोलते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा भाई। चंडीगढ़ की कल्पना किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वो बताया था मैंने, वास्तुकार कौन सा, ली कुबरजी फ्रांस वाला भी। ठीक है। चंडीगढ़ चंडी देवी माता के नाम से इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा था। चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल सिटी नहीं, द सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द सिटी ब्यूटीफुल कहा। ये वाली क्लास बाद में कभी चंडीगढ़ पुलिस भी आज जब भी देख रही है, जो भी तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगी भाई। ऊपर तो इसके
पंचकुला वाला जो हिस्सा इसमें है तराई मिट्टी। कैसी मिट्टी? तराई, जहां पर पानी खड़ा रहता है, तराई मिट्टी। और जो नीचे आओगे फिर बड़े बड़े पत्थर हो जाएंगे, बाबड़। बाबड़, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हें बोलते हैं बाबर। क्या बोलते हैं? बाबर। और ऊपर जहां पर पानी इकट्ठा रहता है उन्हें क्या बोलते हैं? तराई मिट्टी। भाई मौसम बड़ा सुहावना होता रहता है, बारिश वगैरह होती रहती है। ठीक है बच्चों, 1 नवंबर 1966 को ज्वाइंट करके हरियाणा और पंजाब की क्या बनाया था इसको? राजधानी। ठीक है। चंडीगढ़ शहर की नींव 1952 में रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उससे भाई ली कुबर जी मैंने बता दिया। स्मारक चिन्ह पूछे, स्मारक चिन्ह खुले हाथ, खुले हाथ इसका क्या है? स्मारक चिन्ह। सांसद भाई किरण खेर है, पंजाब वाली। ठीक है बच्चों, जो अनुपम खेर की वाइफ है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं भाई, इसमें इसका पशु है भारतीय ग्रे नेवड़ा। ये चंडीगढ़ का पशु है, हरियाणा का नहीं, भारतीय ग्रे नेवड़ा। ठीक है। पक्षी है हॉर्नबिल। पक्षी कौन सा है? हॉर्नबिल। जो अपना पक्षी काला तितर नहीं है, इनका क्या है? पक्षी हॉर्नबिल बच्चों। पुष्प डाक, डाक, डाक पुष्प है। नृत्य का भंगड़ा और गिद्दा, भंगड़ा और गिद्दा अपना धमाल और लूर। अपना लूर बोलोगे, वैसे क्या बोलोगे? लूर और धमाल। ठीक है बच्चों। आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी। वैसे क्या बोलते हैं यहाँ पर? वो बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं अपने बच्चों? पंजाबी ज़्यादा चलती है। स्टेडियम को जो हॉकी स्टेडियम है, शूटिंग रेंज पटियाला है, इंपॉर्टेंट इसकी चंडीगढ़ की बच्चों। मोहाली स्टेडियम, मोहाली स्टेडियम चंडीगढ़ में नहीं है, मोहाली में है, परंतु बोलने के लिए चंडीगढ़ में बोल देते हैं। मोहाली पंजाब में है बच्चों। चंडीगढ़ गोल्फ कोर्स है भाई, कैरम स्टेडियम, एथलेटिक स्टेडियम है। चंडीगढ़ की संरचना के बारे में बात करें तो सिर जिसे बोलते हैं वो है सेक्टर 1 कैपिटल परिसर। ये सेक्टर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ का दिल है सेक्टर 17 की मार्केट, चंडीगढ़ का दिल। ठीक है बच्चों। ये और कुछ पर्यटन स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रॉक गार्डन। रॉक गार्डन के संस्थापक थे नेक चंद जी। कौन थे बच्चों? नेक चंद जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1957 में बना था। कब बना था ये? 1957 में। 1976 में सरकार ने इसको अधिग्रहण कर लिया था, चंडीगढ़ की सरकार ने। ठीक है, 40 एकड़ में। ये तो मैंने क्या बताया? रॉक गार्डन। एक रोज गार्डन, रोज जो फूल होते हैं रोज, ये जाकिर हुसैन ने बनवाया था, इसको जाकिर हुसैन गार्डन के नाम से जाते हैं। नेकचंद गार्डन तो हो गया। रॉक गार्डन, रॉक, रॉक जो WWE फाइट वाला, और रोज गार्डन जाकिर हुसैन गार्डन बच्चों। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है ये। सुखना झील बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ली कुबर जी ने बनाई थी। आर्टिफिशियल झील है, क्या ये? आर्टिफिशियल झील 1958 में बनी थी। कब बनी थी? 1958 में। मानव निर्मित झील है बच्चों। अन्य पर्यटन स्थल में लेजर वैली, बोटेनिकल गार्डन, कैक्टस गार्डन, शांति कुंज, सतबीर जू, ये भी पंजाब में पड़ता है। सतबीर जू पंजाब में पड़ता है, सतबीर जू, ये भी चंडीगढ़ के पास बच्चों, मोहाली जीरकपुर के छठगांव में है। जापानी गार्डन और कैक्टस गार्डन भी बहुत फेमस है। कुछ फेमस पर्सनैलिटियाँ हुई, कपिल देव, युवराज सिंह, जोगराज सिंह, वो विकिपीडिया में मेंशन है, तुम देख लेना। ये मैंने बताई थी कुछ पॉलिटी की इंपॉर्टेंट क्लास। अब इसके अलावा वो पॉलिटी के फैक्ट बचे हुए हैं जो अपडेट करने हैं। अपडेट करने का मतलब कोई निर्दलीय विधायक कौन कौन है, कहाँ से हैं। जो मैंने रिजर्व सीट बताई थी उनमें कौन से विधायक है, सारे नहीं पढ़ने। रिजर्व सीटों में कौन से विधायक, निर्दलीय जो चुन के आए वे विधायक, जजपावड़ विधायक कहाँ से हैं, मंत्रिमंडल में कौन कौन है, जो आपके HPSC है, HSSC है, इनके अध्यक्ष कौन कौन है, उनकी एक करंट में जो वीडियो बनाऊंगा वो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में वह वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद हम हरियाणा वगैरह की 2 वीडियो और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने बताया पॉलिटिकल से रिलेटेड कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा।